वेलकम बैक एवरीबडी। हम लोग इमरान खान के साथ बैठे हैं, एज यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। जाने से पहले मैं इनसे पूछ रही थी कि हाउ कम यूर अ सिंबल ऑफ समबडी जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान गैप ब्रिज भी करता है, मगर एट द सेम टाइम इधर के जो हमारे नॉट टू से फंडामेंटलिस्ट हैं मगर ज़्यादा ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट्स रखते हैं, उनसे आप इंस्पायर भी होते हैं, उनको आप वोट भी देते हैं। बट हिज आंसर वॉज कि इंसान एक पॉइंट के ऊपर अग्री कर सकता है, नॉट नेसेसरली कि आप उस इंसान का पूरा एजेंडा एम्ब्रेस करो। आई एम गोना लेट यू कंटिन्यू। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं सिर्फ एक अलायंस में गया हूँ अभी तक, उसका नाम है APDM। जी बिल्कुल। अब APDM के अंदर कम्युनिस्ट हैं, लेबर पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, पूनम है जो कि सारे रीजनल पार्टीज़ हैं, और उसके अंदर जमात इस्लामी भी है। अब सब पार्टीज़ इसके अंदर हैं, 20 पार्टीज़ हैं। लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि हम सारी पार्टीज़ के एजेंडाज एग्री करते हैं। हम कॉमन एजेंडा पे हैं जो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं, उसके ऊपर सारी पार्टीज़ इकट्ठी हैं। और इसी तरह जब भी आप किसी को किसी पॉइंट पे सपोर्ट करते हैं तो हमारा तो अपना मंशूर है, अगर हमने उनके इतना एग्री करते उनको ज्वाइन कर जाते हैं। और जो आपने शरिया की बात की, देखिए मुसलमान है तो वो शरिया पे चलना चाहता है। बिल्कुल। ये कोई मुसलमान कौन सा है जो कहे कि जी मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं शरिया पे नहीं जाना चाहता? ये तो मुसलमान नहीं है। हाँ, आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि शरिया की कौन इंटरप्रिटेशन करेगा। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस स्कॉलर को मानते हैं और जो हम सबसे ज़्यादा समझते हैं कि जिसकी फ़िलासफ़ी के साथ हम एग्री करते हैं, वो इलामा इकबाल है। और मैं इलामा इकबाल, अगर मेरी आप इंस्पिरेशन पूछना चाहते हैं तो वो हैं इलामा इकबाल, जिसने मुझे इंस्पायर किया है ज़िंदगी में, जिसके एक एक शेर ने मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर इनलाइटन किया मुझे, वो हैं इलामा इकबाल। क्योंकि इलामा इकबाल वो पोइट हैं जो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे बड़ी ज़िंदगी में लेट उनकी समझ आई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में देर है दुरुस्त है कहते हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यूथ को इलामा इकबाल की फ़िलासफ़ी से शुरू से नहीं, स्कूलों से नहीं पढ़ाना शुरू किया, और हमें और फ़िलासफ़ीज़ पढ़ाते हैं। क्योंकि इलामा इकबाल की जो फ़िलासफ़ी है वो आज ज़्यादा रेलेवेंट है, अंग्रेज़ की ग़ुलामी से ज़्यादा आज जो ग़ुलामी है इसमें वो बहुत रेलेवेंट है, और वो उन्होंने नौजवान को उठाने की कोशिश की थी। नौजवानों के हवाले से तो मैं आपसे पूछूंगी, मगर इससे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट इज़ फाउंडेड ऑन इस्लामिक वैल्यूज़ एंड लॉज। दैट बीइंग सेड, एक जो मेरा एक जमहूरियत पसंद सियासतदान से सवाल है एक्चुअली, अभी जो आपने कहा डेमोक्रेसी के हवाले से, कि हम लोग पाकिस्तान में, हमारे यहाँ हम लोग शरिया, कानून और रवायत के बीच में एक इतना बड़ा इख्तलाफ क्यों देखते हैं? बिकॉज यू नो, जिधर कानून आपको ज़िंदगी की ज़मानत देखता है, वहाँ हम देखते हैं कि रवायत ज़िंदा दरगो कर देती है। बलोचिस्तान का केस ही ले लीजिए। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? देखिए सबसे पहले तो जो शरीयत है वो क्या है। शरीयत के 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, नंबर 2 कि एक माशरा जिसके अंदर अदल और इंसाफ हो, और नंबर 3 जिस माशरे के अंदर इंसानियत हो, वेलफेयर स्टेट, फलाई रियासत। ये बेसिक शरीयत के प्रिंसिपल हैं। जो खिलाफत रास्ता थी, जो मुसलमान अभी भी कंसेंसस है कि मुसलमानों का गोल्डन पीरियड था, उसके अंदर ये 3 चीज़ें थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई खुदा नहीं। कोई अमेरिका की जूते पॉलिश करता नहीं थे वो। तब भी 2 सुपर पावर्स थी, एक तरफ रोमन एम्पायर था, एक तरफ पर्शियन एम्पायर था। लेकिन एक छोटे मदीना की रियासत एक खुददार रियासत बन के खड़ी हो गई। दूसरी चीज़, पहली दुनिया की तारीख में वेलफेयर स्टेट थी। पेंशन्स मुसलमानों ने इन्वेंट की। ये जो बेवाओं को, यतीमों को, माजूरों को रियासत की तरफ से पैसा जाता था, रियासत ने ज़िम्मेदारी कमज़ोरों की उठाई। उसके बाद अदल और इंसाफ का ये निज़ाम था कि खलीफा वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी के ख़िलाफ़ केस हार जाते हैं अदालत में, क्योंकि जो जज है वो उनकी बेटों की गवाही कबूल नहीं करता। ये थी मुसलमानों का जो तो फिर कानून और रवायत में इतना इख्तलाफ आज क्यों देखा जा रहा है? पहले तो आप समझ आए कि शरीयत है क्या, क्योंकि हमारी बदकिस्मती समझ गए हमारी इंग्लिश मीडियम क्लास को पता ही नहीं है। वो शरीयत का हाथ काटने के ऊपर वो रुक जाती है उनकी शरीयत आके। शरीयत एक ऑल मिसइंटरप्रिटेशन। सो नंबर 2 चीज़ क्या है, ये जो आपने बात की रवायत की, ये रवायतें जो हैं ये माशरे के अंदर बदकिस्मती से सदियों से चली आती हैं, और ये रवायतें कई दफ़ा डिजेनरेट कर जाती हैं। ये रवायतों को अपग्रेड करती है आपका दीन, जो इंसान को इंसानियत समझाता है, और दूसरा तालीम।
अब जब आप लोगों को तालीम नहीं देते तो ये रवायतें बिगड़ के ये ऐसी बाबैरिक बन जाती हैं जो आपने सुना कि औरतों को ज़िंदा दफना दिया, ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले होता था। ये जो चीज़ें थीं, ये औरत लड़कियों को जो बेचारी बच्चियां पैदा होती थी उनको भी दफना दिया जाता था। दीन के नाम पे जो रवायात अभी तक बहुत दिल के करीब रखे हुए हैं हमारे कबायली इलाकों में, तो मैं क्या कहूँ, बिकॉज हमारे अर्बन एरियाज़ में भी ये हो रहा है, बल्कि अगर आप कारोकरी की बात करें तो वो इंग्लैंड तक हो रही है। मैं दूध नहीं करूँगी इसी किसी इलाके के, मगर दीन के नाम पे जो रवायात हमने बड़ी क्लोजली एक दिल से लगाई हुई हैं अभी तक, मुझे ये बताएं कि क्या आप इसको हमारे हुक्मरानों का एक फेलियर कहेंगे? बिकॉज वो हुक्मरान जो प्रीच करते हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, एट द सेम टाइम दे नॉट एबल टू ड्रॉ अ फाइन लाइन बिटवीन क्या सही है क्या गलत है, शरिया किधर ख़त्म होता है, क्या एक औरत को हक देता है, किस तरह एम्पावर करता है औरतों को, किस तरह एक इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग करता है, और कहाँ यू क्रॉस दैट एंड यू यूज़ दैट फॉर योर ओन पर्सनल मैंडेट। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि इकबाल की जो किताब थी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इकबाल ने कोशिश की थी कि इस्लामिक थॉट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम स्टैगनेट किए हुए हैं, हमारे ऊपर एक मगरबी तहजीब इम्पोज कर दी गई है। जो इस्लामिक थॉट है बजाय वो ऊपर आने के वो रिएक्ट कर रहा है, वो फंडामेंटलिज्म बढ़ रही है, क्योंकि एक एलियन तहजीब ऊपर चली गई है जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को एक ही कर दिया गया, हालांकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वेस्टर्नाइजेशन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ईथोस के भी ख़िलाफ़ हैं और जो है मैं समझता हूँ एंटी मॉडर्नाइजेशन है। मसलन फैमिली टूट रही है वहाँ वेस्ट के अंदर, जो उनकी एवोल्यूशन जा रही है, उनका फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया और ख़त्म होता जा रहा है। अब आप अगर पूरा वेस्टर्नाइजेशन अपने ऊपर थोपेंगे, इसका एक रिएक्शन आएगा। इसलिए मॉडर्नाइजेशन जो है वो तो हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, एक डिबेट और एक डिस्कशन और तालीम से एक सोसाइटी अपने रवायतों को रिफॉर्म तब्दील करती है। बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम वेस्टर्नाइजेशन, जो मुशर्रफ की इनलाइटेंड मॉडरेशन थी, वो सूडो वेस्टर्नाइजेशन थी। वेस्टर्नाइजेशन की एक मसनूई चीज़ ऊपर इम्पोज कर दी जिसका रिएक्शन आ रहा है। ये जो सीडी शॉप्स तोड़ रहे हैं और ये जो लाल मस्जिद थी, ये रिएक्शन है उसका। लोग घबरा गए हैं कि हमारा वे ऑफ लाइफ ख़त्म हो रहा है। ये दुनिया में हर जगह रिएक्शन होता है। आप अगर क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट कर रहे हैं अबॉर्शन के ऊपर वगैरह वगैरह, ये एक रिएक्शन आता है एक एक्शन का, जो कि पाकिस्तान में वेस्टर्नाइजेशन, सूडो वेस्टर्नाइजेशन इम्पोज मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आ रहा है। अब अगर आपने इसको फाइट करना है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है तालीम। लोगों को तालीम हम देते नहीं हैं। पाकिस्तान का तालीम का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, सरकारी सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को तालीम ना दें और वो एकदम हमारी जो छोटी सी इंग्लिश मीडियम क्लास है, जो हमें प्रिविलेज क्लास को तालीम मिल जाती है, हम समझते हैं कि उनको हमारे वैल्यूज़ के ऊपर उतराना चाहिए। नहीं आते तो हम कहते हैं देखें ये दीन का कसूर है। दीन का तो इसमें कबायली दौर में रह गए पीछे। ऑनर किलिंग का तालीम से दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ऑनर किलिंग तो फ्रांस में भी होती है सबसे ज़्यादा वहाँ। आई मीन ये ऑनर किलिंग का मतलब कि एक आदमी जब इनफिडेलिटी होती है तो वो अगर वो कोई एक्शन करता है, ये दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो हो रहा है, ये जो कारोकारी और वगैरह, ये दीन का तो कोई ताल्लुक नहीं। चलिए, ये तो बलोचिस्तान हैं। हाँ, बलोचिस्तान के हवाले से हमने बात कर ली। अब मुझे बताइए मिसिंग पीपल के हवाले से, इवान रिडली जब इधर आई थी पाकिस्तान में, you were the first person to hold a press conference and talk about missing people, especially more specifically about Dr. Afia. उसके बाद मैंने आपको कहीं देखा नहीं, प्रेस ने भी कहीं नहीं देखा talking about this cause. आज what do you have to say on this? देखें, इवान रिडली को मैंने बुलाया था, वो मुझे इंग्लैंड में मिली। मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे कोई एड्रेस कर रहा था किसी चीज़ पे, तो मुझे ये मिलने आई और इसने कहा कि आपका प्रिजनर 650 अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस जेल के अंदर है, जिधर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है इस औरत के ऊपर, और शक किया है कि डॉक्टर आफिया है। मैंने फिर उसको पाकिस्तान दावत दी, वो पाकिस्तान आई, फिर हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद आपने देखा एक रिएक्शन आया जिसमें डॉक्टर आफिया को अब न्यूयॉर्क के अंदर एकदम वो न्यूयॉर्क पहुंच गई डॉक्टर आफिया, और उधर अब ये केस चल रहा है। इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी, हमारी पार्टी ने तो पूरा वहाँ डेमोस्ट्रेट भी किया न्यूयॉर्क में कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने उनकी बहन से भी बात की है, उसके भाई से भी न्यूयॉर्क में बात की है। तो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अब अदालत में चला गया है, इसलिए कम से कम हम यही तो डिमांड कर रहे थे। एलेन शाह से हमारी बात हुई थी और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ मिल सकता है एक अमरीकी अदालत में। दैट बीइंग सेड, हाउएवर, हमारे हुक्मरान या पॉलिटिकल लीडर्स क्यों नहीं ऐसी कोई तंजीमें कलेक्ट करे या कोई ऐसी एक ग्रुप फॉर्मुलेट करे जो उधर जाके
हमारी एक शहरी का इस ज़मीन की माँ का इस ज़मीन की बेटी के लिए उसकी हौसला अफजाई करे या उसे कवर करे या उसके इंसानी हकूक़ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, मगर दैट बीइंग सेड विदाउट सेइंग कि भाई वो गिल्टी है नॉन गिल्टी है, दैट्स अनदर केस ऑल टुगेदर। देखें, जब आपके हुक्मरान अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं और समझते हैं कि पावर में आने के लिए जब तक वाशिंगटन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मिले और गुड बिहेवियर का सर्टिफिकेट ना मिले तो वो आ ही नहीं सकते पावर में, उनसे आप क्या उम्मीद लगाते हैं? मुशर्रफ के दौर में भी यही था। मगर आप उन्हीं हुक्मरान की बात कर रहे हैं जिनको 1999 की कू में आपने सपोर्ट किया था और फिर लास्ट ईयर आप उनके खिलाफ हो गए थे। हुक्मरान तो वही हैं, 3-4 साल पहले आप सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आके आप अगेंस्ट हो जाते हैं। 99 में तो सपोर्ट इसलिए किया था कि जनरल मुशर्रफ ने एक 7 पॉइंट एजेंडा दिया था जिसकी मेन थीम थी कि शैम डेमोक्रेसी ख़त्म करके जेन्युइन डेमोक्रेसी लेके मगर एक डिक्टेटर डेमोक्रेसी ला कैसे सकता है? तब आप अपने मैंडेट से कैसे हट गए? बिकॉज़ बुनियादी मैंडेट तो डेमोक्रेसी है ना, जमहूरियत है। बार बार कहा कि 12 साल की पॉलिटिक्स में ये एक गलती की है मैंने एडमिट किया। गलती ये कि मैं समझता हूँ कि आर्मी से की इदारे से कोई निकला हुआ आए, उसके पास ये विज़न होती नहीं है मुल्क के अंदर कैसे मुल्क को ठीक करना है। इनकी डेमोक्रेसी की विज़न होती नहीं है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन इनको प्रिपेयर नहीं करती उसके लिए। बहरहाल वो मैंने गलती की, लेकिन मैं ये कहूँ कि उनके एजेंडा के ऊपर सपोर्ट किया और जब सपोर्ट हटाई तो वो जब अपने एजेंडा से हटे, मैं ऐसे चेंज नहीं हुए। वो जब हमने रियलाइज़ किया रेफरेंडम के बाद कि वो और तरफ जा रहे हैं और अपने एक पावर ग्रैब है और हमें लगा दिया शैम डेमोक्रेसी ख़त्म करके जेन्युइन डेमोक्रेसी, हम फिर उनसे अलहदा हो गए। और मैं ये आपको बार बार कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में वो हुक्मरान नहीं आएगा जो एक पाकिस्तानी शहरी के कोई भी हकूक़ वायलेट हो वो उसके साथ खड़ा होगा, गवर्नमेंट खड़ी होगी, तब तक हमारे शहरियों से इसी तरह जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ होती जाएंगी जो हो रही हैं। क्योंकि जो कौम अपने लोगों की कदर नहीं करती उस कौम के लोगों की कोई कदर नहीं करता। एब्सोल्युटली। और नाजरीन, इंसानियत, इंसाफ और इज़्ज़त नफ्स, ये मैंडेट है इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का। मगर उसके हवाले से ज़रा सा और कुछ पूछने के लिए और इनकी समाजी और पर्सनल लाइफ के बारे में और जानने के लिए यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ वी आर गोना बी राइट बैक।